अगर आपको लगता है कि 1947 का भारत कुछ ऐसा दिखता था तो ये एक झूठ, क्योंकि 1947 का भारत तो ये था। 1947 का भारत आज का भारत नहीं था। ब्रिटिश देश छोड़ के जा रहे थे, लेकिन हमें एक देश नहीं 562 अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स देकर जा रहे थे। मन ही मन हंस रहे थे ये सोचकर कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत के फिर से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और सारे फैक्ट्स इसी ओर इशारा कर रहे थे। कपड़ों से लेकर कल्चर तक, भाषा से लेकर भगवान तक हम अलग हैं। इन प्रिंसली स्टेट्स का टोटल एरिया आज के भारत का 45% एरिया था, जिसे जीतने के लिए हमें एक डिप्लोमेटिक जंग जीतनी पड़ी थी। एक दूसरे को जोड़े रखने वाला फेविकॉल भी इन्वेंट नहीं हुआ था। ऐसी सिचुएशन में भारत के जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, इनके पास 3 ऑप्शंस थे। भारत का हिस्सा बने, पाकिस्तान का हिस्सा बने, या इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन फिर भी साम दाम दंड भेद सारी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करके इस इंसान ने भारत को जोड़ा। बट हु इज दिस मैन? सरदार पटेल एक ऐसे महान लीडर थे जो अगर सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती तो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ही 1950 में बना, जिसके बाद एक प्रॉपर इलेक्शन कमीशन बना। लेकिन 1946 में ये क्लियर हो गया था कि जल्द ही भारत एक इंडिपेंडेंट देश होगा, और किसी न किसी को तो इसे लीड करना ही होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को ये पता था कि कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट होगा वही भारत को इस ट्रांजिशन पीरियड में लीड करेगा। उसके बाद क्या होगा देश डिसाइड करेगा। कांग्रेस में इंटरनली 15 लीडर्स की कमेटी ने वोट दिया। उनमें से 12 लोगों ने सरदार पटेल को उनका प्रेसिडेंट चुना, और 3 लोगों ने कोई वोट कास्ट नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला। नेहरू जी सेकंड पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो गांधी जी ने सरदार पटेल को एक चिट्ठी लिखी। सरदार पटेल ने वो चिट्ठी पढ़ी और अपना नॉमिनेशन पीछे ले लिया। क्या हो सकता है उस चिट्ठी में? शायद एक रिक्वेस्ट, या शायद एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भारत को जोड़े रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए पटेल सर अपना ईगो, अपना टाइटल, अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार थे। सिर्फ एक झंडा ऊंचा करने से देश स्वतंत्र नहीं होता। देश में एकता लानी है तो इन 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स के लीडर्स को भी एक करना होगा। इसी मिशन पर सरदार पटेल और उनके साथ ही वीपी मेनन सर इन राजाओं और सुल्तानों को मिले। एक्सेशन 3 पॉइंट्स पर हुआ। सिक्योरिटी, यानी जो भारत का हिस्सा बनते हैं उन्हें भारत की आर्म फोर्सेस सिक्योरिटी देंगे। फॉरेन अफेयर्स, उनके फॉरेन अफेयर्स सिर्फ भारत ही मैनेज करेगी। और कम्युनिकेशन, फिर वो पोस्टल कम्युनिकेशन हो या रेलवे, रास्ते और ट्रांसपोर्ट वाला कम्युनिकेशन, ये सारी बातें भारत देखेगा। जरा सोचिए कि टास्क कितना डिफिकल्ट होगा। जो कई जनरेशन से राजा महाराजा जैसे रहते आए हैं, सिर्फ कुछ सालों के अंदर अंदर दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा बनने जा रहे थे। उनका एक वोट किसी और के एक वोट जितना ही वैल्यूएबल होने वाला था। ये इम्प्रैक्टिकल बात 562 टाइम्स पटेल को जाकर कन्विंस करनी पड़ी, तब जाकर एक भारत बना है। काम आसान बिल्कुल नहीं था, और कुछ राजाओं ने हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए थे। गुजरात के जूनागढ़ में पॉपुलेशन मेजरली हिंदू थी और राजा मुस्लिम। जूनागढ़ ने पाकिस्तान का हिस्सा बनने का डिसीजन लिया। सिमिलरली जोधपुर राजपुताना की सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी। हनुमंत सिंह राठौड़ ने सोचा कि पाकिस्तान एक नया देश है, उनसे हम एक्स्ट्रा फेवर्स लेकर अपना रॉयल स्टेटस बरकरार रख सकते हैं। उन्होंने जिन्ना से कराची पोर्ट ऑपरेट करने की परमिशन मांगी और कहा कि यहाँ से आने वाले सारे ट्रेड्स पर पाकिस्तान को कोई टैक्स नहीं मिलेगा। जिन्ना ने हाँ कह दिया। सोचिए, अगर इतना बड़ा जोधपुर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता तो धीरे धीरे आजू बाजू के प्रिंसली स्टेट्स को भी मर्ज करके पूरा राजस्थान पाकिस्तान का हिस्सा हो सकता था। लेकिन सरदार पटेल ने ये होने नहीं दी। 1948 में जूनागढ़ की प्रजा को पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। 99.2% लोगों ने भारत को ही चुना। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया, लेकिन गुजरात पूरा का पूरा भारत का ही बना रहा। जैसे बेनिफिट्स हनुमंत सिंह कराची से चाहते थे, वैसे उन्हें कच्छ से देने का प्रॉमिस सरदार पटेल ने किया। कभी डिप्लोमेसी से तो कभी इकोनॉमी से धीरे धीरे भारत को जोड़ने का काम हो रहा था, लेकिन कभी कभी फोर्स दिखाने की भी जरूरत पड़ती थी। ये है हैदराबाद, जहाँ का नवाब एक जमाने में दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हुआ करता था। भारत को आजादी मिलने से पहले ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट देश होगा, लेकिन ज्योग्राफिकली ये पॉसिबल ही नहीं था। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता था। जो ट्रेन हैदराबाद से गुजरती थी उन्हें बार बार लूटा जाता था, लोगों को मारा जाता था। सरदार पटेल ने यह जान लिया था कि इंडिपेंडेंट हैदराबाद फ्यूचर में भारत के दिल का अल्सर बन सकता है, जिसे सर्जिकली रिमूव करने की जरूरत है। सितंबर 1948 में हमारी आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन पोलो कैरी आउट किया, जिसमें सिर्फ 5 दिनों में निजाम की फोर्सेस को हराया गया। ऐसे थे हमारे सरदार जिन्होंने पूरी निष्ठा से काम किया, लेकिन वो जिस डेमोक्रेसी के लिए लड़े, उसी डेमोक्रेसी का सबसे पहला इलेक्शन देखने से पहले ही 1950 में गुजर गए। जब हम कभी किचन में पैर रखते हैं तब देखते हैं कि हमारी माँ भूखे पेट हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। कभी हमारे पापा के ऑफिस जाकर उनकी फाइल्स का लोड देखते हैं, जिनके पैसों से हमारे कॉलेज फीस की तैयारी हो रही है। तब कहीं जाकर महसूस करते हैं कि जिन चीजों को हम आज ग्रांटेड ले रहे हैं, वो सारी चीजें हम तक पहुंचने के लिए किसी ने जी तोड़ मेहनत की। ये देश हमें एक थाली में सजाकर नहीं मिला था। इस फैक्ट को हम जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम इस देश की वैल्यू नहीं समझेंगे। इसे ग्रांटेड लेते रहे।
भारत के लिए एक महान इंसान को, राजा महाराजाओं को आम इंसान बनने के लिए कन्विंस करना पड़ा था, ताकि हर आम इंसान शान से ये कह सके कि भारत मेरा देश।